Yo, welcome to Physics with Vinay. I am Anupal and I'm back with the lecture on work, power, and energy in this JEE Mains one shot for 2025. तो आज के लेक्चर में एज ऑलवेज एकदम बेसिक्स से जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, मल्टीपल PYQs भी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, थोड़े इजी, थोड़े टफ, सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी कवर कर लेंगे, सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कम्स फ्रॉम दिस चैप्टर इन योर JEE Mains 2025. Keep sharing these videos. Let me know in the comment section how you're enjoying this one-shot series. I hope you're as excited as I am to start this chapter. Let's go! So let's talk about the definition of work. तो work क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस पर किसी पॉइंट पे कुछ फोर्स लग रहा है and that point gets displaced by an infinitesimal displacement, जिसको मैं ds vector बोल रहा हूँ. So ds vector is the infinitesimal displacement ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. मतलब कहां पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट इज माय डीएस वेक्टर. तो वी डिफाइन वर्क एज एफ डॉट डीएस फॉर दैट इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट. और अगर पूरा एक फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वी विल इंटीग्रेट इट. ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट है. डॉट प्रोडक्ट मतलब अगर फोर्स वेक्टर ऐसे है, ds वेक्टर अगर ऐसे है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, so this will become f into ds into cos theta. Remember, dot product of two vectors is magnitude of one vector, magnitude of another vector into the cos of the angle between them. ठीक है. Alright, so work done can be positive, can be negative. Positive कब होगा? जब theta is acute, तो cos theta positive हो जाएगा. Negative कब होगा? When theta is obtuse. And zero कब होगा? When dot product is zero, मतलब the angle is 90 degrees. All right. Okay. This is the definition of work. और इसका SI units क्या होते हैं? Joules. Okay. देख लो. Let's look at a simple question that came in JEE 2024. A force 3x square plus 2x minus 5 newtons displaces a body from x equal to 2 meters to 4 meters. तो ये assume नहीं कि ये x axis के along लग रहा है. ठीक है. Work done by this force is how much? So मेरा force जो है वो क्या है? 3x square plus 2x minus 5. I cap x डायरेक्शन में एंड डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम 2 to 4. तो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं dx आई कैप लिख सकता हूँ बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट वन डायमेंशनल मोशन है. द पार्टिकल इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड अलोंग द x एक्सिस, तो मैं उसका डिस्प्लेसमेंट dx लिख सकता हूँ. तो मेरा वर्क डन कितना हो जाएगा? f डॉट ds मतलब f इंटू dx, बिकॉज दोनों आई कैप के अलोंग ये. तो ये बन जाएगा मेरा 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इंटू dx फ्रॉम x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 4. अब ये बस सिंपल सा इंटीग्रेशन करना है. तो कितना हो जाएगा देखो, 3x स्क्वायर का इंटीग्रल मतलब 3x क्यूब बाई 3 प्लस 2x स्क्वायर, 2x का इंटीग्रल 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x एंड फिर लिमिट्स लगाना है फ्रॉम 2 to 4. ये बन जाएगा x क्यूब मतलब 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब प्लस x स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स 4 माइनस 2. ठीक है, तो ये कैलकुलेशन खुद ही कर सकते हो. यू विल गेट इट एज 58 जूल्स. ऑलराइट, सिंपल सा क्वेश्चन, बस इंटीग्रेशन में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए. देख लो. नाउ अ वेरी कॉमन सिचुएशन इज कि जब फोर्स वेक्टर इज अ कांस्टेंट, मतलब फोर्स वेक्टर, अ वेक्टर कांस्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है. ठीक है. सो इन दैट केस द f डॉट ds में f वेक्टर इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा एंड इंटीग्रल ds विल बिकम द नेट डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, दिस इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जहां पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का. तो मेरा वर्क डन एक सिंपल सा डॉट प्रोडक्ट हो गया बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. बट रिमेंबर दिस फॉर्मूला इज ओनली व्हेन द फोर्स इज कांस्टेंट. ठीक है, नहीं तो फिर अपने को इंटीग्रेट करना पड़ता है. दिस इज द बेसिक फॉर्मूला. यहां से ये चीज जो है, यूज इट ओनली व्हेन द फोर्स वेक्टर इज अ कांस्टेंट, मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. ओके, एक एग्जांपल देखते हैं. लेट्स डू अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2023. तो a particle moves from position 2i cap plus 3j cap minus 4k cap, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, तो द फाइनल पोजीशन वेक्टर ये दिया गया है. वर्क डन बाय दिस फोर्स. अब ये जो फोर्स है वो कांस्टेंट है ना, कुछ टाइम का टर्म तो है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो इट्स अ कांस्टेंट फोर्स. सो वी कैन जस्ट डायरेक्टली यूज वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वी नो फ्रॉम काइनेमेटिक्स कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिटन एज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. सो फाइनल पोजीशन वेक्टर इज दिस 5i cap minus 2j cap plus k cap minus initial position vector is
2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है। तो 5 माइनस 2 3i कैप माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5j कैप, k कैप माइनस ऑफ माइनस 4 मतलब 5k कैप, ठीक है। अब बस डॉट प्रोडक्ट लेना है, फोर्स और इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट मतलब कैसे करते हैं, x कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई करो, y कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई करो, z कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई करो एंड ऐड कर दो। सो 5 इंटू 3 15, 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10, 7 इंटू 5 35, ठीक है। तो ये बन जाएगा 40 जूल्स, सब ऐसा यूनिट्स में, तो ये अपना वर्क भी जूल्स में आ जाएगा। ओके देख लो, लेट्स डू अ नाइस क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2019। तो मेरे पास एक ब्लॉक है, एक प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ है, एंड द प्लेटफॉर्म द सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ g/2। तो वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक इन टाइम t, ये पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो नॉर्मल फोर्स निकालते कितना होगा इस ब्लॉक पे, ये प्लेटफॉर्म का नॉर्मल फोर्स, और एक नीचे mg भी लगेगा। तो न्यूटन लॉ से अपन नॉर्मल फोर्स निकाल सकते हैं, क्या लिखेंगे, n माइनस mg डिवाइडेड बाय मास शुड बी माई एक्सेलरेशन। सो n का वैल्यू हो जाएगा 3mg/2। अब ये कांस्टेंट फोर्स है, तो आई जस्ट नीड अ डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू एंड देन आई कैन मल्टीप्लाई एंड गेट द वर्क डन। अब डिस्प्लेसमेंट कितना, तो काइनेमेटिक्स से कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इनिशियली रेस्ट तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज करूंगा, टाइम t में डिस्प्लेसमेंट u का वैल्यू 0, सो हाफ एक्सेलरेशन इनटू t स्क्वायर हो गया। अब ये अपने को मल्टीप्लाई करना है, सो वर्क डन वुड बी, बिकॉज नॉर्मल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल कितना है दोनों के बीच में 0, सो cos 0, वर्क डन मेरा कितना हो जाएगा, f डॉट s में n इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos थीटा हो जाएगा, राइट। फोर्स मतलब नॉर्मल फोर्स, एंड cos थीटा इज 1 बिकॉज एंगल दोनों के बीच का 0 है, नॉर्मल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों वर्टिकल है, हो गया। सो 3mg/2 इंटू g/40, सो आ जाएगा 3mg²t² 8, है ना, 2 इंटू 4, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके देख लो, let's talk about work done by the most common force that we encounter, which is gravity। तो ग्रेविटी का फोर्स कितना होता है, the force is mg वेक्टर, करेक्ट, g वेक्टर इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो सपोज मैं एक पार्टिकल को लेके जाऊँ कोई पॉइंट A से कोई पॉइंट B तक, ठीक है, तो ये कांस्टेंट फोर्स है, राइट। सो मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी आई कैन जस्ट यूज माय कांस्टेंट फोर्स वाला फॉर्मूला विच इज f डॉट s, सो mg डॉट s वेक्टर, करेक्ट। तो लेट्स से फर्स्ट, लेट्स से आई ब्रिंग इट ऊपर से नीचे लेके जाता हूँ, ठीक है, ऐसे फ्रॉम A टू B, ठीक है। तो कोई एक पार्टिकल है ऐसे जा रहा है, ऑलराइट, आई वांट टू फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी अलोंग दिस पाथ। तो मैं क्या करूंगा, मुझे क्या चाहिए, g वेक्टर तो मुझे पता है वर्टिकली डाउनवर्ड, आई नीड s वेक्टर। सो s वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर व्हिच इज द स्ट्रेट लाइन वेक्टर फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। सो यहां से मेरे पास जो ये स्ट्रेट लाइन वेक्टर होगा, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। सो यू कैन सी दैट द पाथ डज नॉट मैटर, तुम कैसे भी आओ, एज लॉन्ग एज द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर फिक्स्ड, द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज फिक्स्ड, ठीक है। g वेक्टर ऐसे है, करेक्ट, तो ये जो एंगल है दोनों के बीच का, वो मेरे पास cos थीटा ऐसा बन जाएगा डॉट प्रोडक्ट में। नाउ ज्योमेट्रिकली व्हाट इज s cos थीटा, इफ आई ड्रॉ अ ट्रायंगल हियर, s cos theta is nothing but the vertical height difference between A and B. So what we get is the work done by gravity only depends on the height difference. It does not depend on the path taken, and it does not depend on horizontally where point B is. It only depends on the height difference. ठीक है, so ये चीज हम याद रखेंगे। Work done by gravity is mgh if the particle is going down. And अगर पार्टिकल को ऊपर लेके जा रहे हैं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये बन जाएगा, एंड ग्रेविटी नीचे लग रहा है, करेक्ट, तो दोनों के बीच का जो एंगल थीटा है वो ऑब्ट्यूस हो जाएगा, राइट। सो इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी वुड बी, वी आर गोइंग फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B हियर, एंड दिस हाइट डिफरेंस h माइनस mgh, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के बीच में एंगल ऑब्ट्यूस है तो नेगेटिव होगा, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा। All right. So basically the final conclusion is, if you take a particle down, doesn't matter what path you take, just measure the height difference between the 2 points, initial and final. अगर नीचे जा रहा है तो work done is by gravity is positive mgh, and अगर ऊपर लेके जा रहे हैं पार्टिकल को, the work done by gravity is minus mgh, where h is the height difference. ठीक है, all right. तो ये हम याद रखेंगे, देख लो।
Let's do a question that came in JEE 2024. बहुत ही simple question है, but the reason I'm picking this question in this lecture is because I want to show you the meaning of this sentence. Ratio of the work done against gravity. ये जो word है, work done against a force. इसका मतलब क्या है? Many people get confused. What does this mean? It simply is the negative of work done by that force. That is it. That is the meaning. ठीक है. सो क्या पूछा गया है? रेशियो ऑफ द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब क्या अपने को वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है, उसका नेगेटिव करना एंड देन रेशियो लेना, राइट? नाउ व्हाट इज द सिचुएशन? द क्वेश्चन इज सेइंग कि दो केसेस है मेरे पास. एक केस में एक ब्लॉक को ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इंक्लाइन लेके जाते हैं डायरेक्टली वर्टिकली 20 मीटर्स, एंड दूसरे केस में ब्लॉक को इंक्लाइन के अलोंग लेके जाते हैं फ्रॉम बेस टू हाइट, बेस टू द टॉप. ऑलराइट, अब इट्स वेरी सिंपल. The point of this question was only to tell you what this means. बाकी अभी I think you know the answer. The work done by gravity in both the cases is same because दोनों केसेस में हाइट सेम है, हाइट असेंडेड सेम है, राइट? सो देयरफॉर अगर मैं इसका मास m बोलूं, अगर इस हाइट को h ही बोल दूं, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इन बोथ केसेस कितना होने वाला है? -mgh, बिकॉज दोनों का हाइट सेम हाइट असेंड कर रहा है, सेम हाइट ऊपर जा रहा है, राइट? एंड ऊपर जा रहा है मतलब नेगेटिव, सो m - mgh. So work done against gravity in both cases would be negative of work done by gravity. Obviously both cases, so answer though 1:1, ratio is same, or the values are same, so ratio is 1:1. Okay, so question was very simple. I wanted to show you what this sentence means. देखो, let's talk about one of the most useful theorems in this chapter, the work energy theorem. So what does work energy theorem state? कि the net work done by all the forces is equal to change in kinetic energy of the system. The net work done by all the forces is equal to change in kinetic energy of the system. बहुत ही सिंपल है. अगर एक पार्टिकल को देखिए, इसको प्रूव करना भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. तो अगर मेरे पास कुछ फोर्स लग रहा है, सो वर्क डन कितना हो जाएगा? सपोज ऐसा डिस्प्लेसमेंट कुछ ds है, सो वर्क डन वुड बी f into ds. वन डायमेंशनल केस कंसिडर कर रहा हूँ फॉर सिंप्लिसिटी. f को मैं ma लिख सकता हूँ. रिमेंबर, a को मैं v dv by ds लिख सकता हूँ. ये क्या था? काइनेमेटिक्स है. तो a into ds will be v dv. और अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी, तो ये बन जाएगा m v square minus u square by 2. But what is half m v square and what is half m u square? Half m v square is the kinetic energy, final kinetic energy. Half m u square is the initial kinetic energy. Correct? So this is nothing but the change in kinetic energy. I've proven it for one single particle, but it's valid for any number of particles in a system. So, so the net work done by all the forces acting on a system is equal to change in kinetic energy of the system. एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं अपन? हाफ एम वी स्क्वायर. ओके, दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. ऑलराइट, देख लो. लेट्स लुक एट अ वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2021. और वर्क एनर्जी थ्योरम का एक एप्लीकेशन देखते हैं. सो अ पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम दिस पॉइंट A and it travels on the smooth track. ये स्मूथ है, ठीक है, which is at a height of initially at 10 meters from the ground level, and then when it reaches B, तो क्या निकालना है? स्पीड निकालना है अपने को B पर, ठीक है. B is at a height of 5 meters. तो यहाँ पे कौन सा फोर्स वर्क करे, कौन सा फोर्सेस लग रहा है वैसे पार्टिकल पे? एक तो ग्रेविटी लग रहा है एंड एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है. अब नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट. कोई भी सरफेस पे नॉर्मल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट के अलोंग है, एंड नॉर्मल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो नॉर्मल वर्क डन बाय नॉर्मल इज 0. तो बचा बस वर्क डन बाय ग्रेविटी. करेक्ट. सो ग्रेविटी का वर्क के लिए अपने को क्या चाहिए? वो नीचे आ रहा है, बस अपने को हाइट कितना नीचे है वो चाहिए. ओरिजिनली 10 मीटर्स पे था, अब 5 मीटर पर है, तो कितना हाइट नीचे है? 5 मीटर्स. सो आई कैन राइट वर्क डन बाय ग्रेविटी शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, राइट? सो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा? mg इंटू दिस हाइट 5 मीटर्स. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? इनिशियली रेस्ट पर है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, रिलीज फ्रॉम ए मतलब रेस्ट से रिलीज किया, एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी कुछ हाफ m v स्क्वायर बोल देते हैं, तो हो गया. m कट गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू g इज 10 इंटू 5, तो ये 100 बन गया. v का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड. दैट इज योर आंसर. तो वेरी सिंपल क्वेश्चन. आई वांटेड टू शो यू एन एप्लीकेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम. कितना पावरफुल है वर्क एनर्जी थ्योरम, बिकॉज वी डिडंट हैव टू डू एनी सॉर्ट ऑफ FBD वगैरह कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, राइट? कुछ इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी. ओके, देख लो.
लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन फ्रॉम JEE 2022 जहाँ पे हम फ्रिक्शन इन्वॉल्व करते हैं। तो मेरे पास एक ब्लॉक है, उसको इनिशियल वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड दिया हो गया है, उसका मास 10 kg है, एंड ऑन अ रफ सरफेस जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, एंड जी का वैल्यू दिया है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड टिल द ब्लॉक कम्स टू रेस्ट। तो वैसे तो ये अपन न्यूटन्स लॉ से कर सकते हैं, पहले एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, देन काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, बट लेट्स जस्ट सॉल्व इट a little faster in a little faster way using the work energy theorem। तो सबसे पहले तो इस ब्लॉक पे कौन सा फोर्स वर्क करेगा? ग्रेविटी और नॉर्मल फोर्स तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो बचेगा बस फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? म्यू एम जी लगेगा, करेक्ट। अब सपोज इसका डिस्प्लेसमेंट एस है, कांस्टेंट फोर्स है फ्रिक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट है, सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री, राइट। सो force into s into cos theta, cos 180 is -1, so I'll have work done is minus mu mgs. But I know that this work done should be equal to change in kinetic energy, so I can write minus mu mgs should be equal to change in kinetic energy। Finally क्या है? rest। See, change मतलब हमेशा final minus initial लिखना, उल्टा मत कर देना, ठीक है। The change can be negative, जैसे इस केस में it's going to be negative because final is 0 and initially final minus initial is half m some u square, the u का वैल्यू 9.8 दिया हुआ, ठीक है। तो अब सब अपने को सॉल्व करना है। सो एम एम तो कट गया, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आ जाएगा u स्क्वायर बाय 2 म्यू जी, करेक्ट। एम एम कट गया, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आ गया, बस अभी सब्स्टिट्यूट करो। u इज 9.8 स्क्वायर, 2 इंटू म्यू का वैल्यू 0.5 इंटू जी का वैल्यू 9.8, तो ये तो 1 बन गया, ये 9.8 बचा 9.8 मीटर्स, एंड दैट इज योर आंसर, ठीक है। सो वी डिडंट हैव टू ड्रॉ एफबीडी, वी डिडंट हैव टू यूज द kinematics equation of motion। You can do that, but work energy theorem just gives you a little faster method। देख लो, let's do a question जो technically काफी simple है, but बहुत सारे students इसको complicate कर देते हैं। Alright, so क्या बोला गया? A body of mass 0.5 kg travels along the x-axis, इसका mass 0.5 दिया हुआ है, with velocity दिया हुआ है, so velocity is variable velocity depending on the x coordinate, ठीक है। So net work done on the object from x equal to 0 to x equal to 2 meters is what? So many students what they do is velocity को differentiate कर करके acceleration निकालते हैं, फिर force निकालते हैं, फिर force f force into displacement का integral करते हैं। वो सब करने की जरूरत नहीं है because we have work energy theorem to help us out। तो work energy theorem क्या बोलता है? Work energy theorem is equal to change in kinetic energy। तो हम work done directly नहीं निकाल रहे, indirectly निकाल रहे by calculating the change in kinetic energy। तो बस अपने को लिखना है kinetic energy final minus initial। V is the final kinetic energy, U is the initial kinetic energy। Sorry, V is the final speed, U is the initial speed। So initial मतलब x equal to 0 पे U का वैल्यू कितना है? U का वैल्यू is x equal to 0 डालो, क्या मिला? 4 मीटर पर सेकेंड, एंड एट x equal to 2 meters वेलोसिटी कितना है? 2 स्क्वायर 4 into 3 12 plus 4 16, ठीक है। बस अभी अपने को सब्स्टिट्यूट करना है, सो हाफ इंटू मास इज हाफ, v स्क्वायर इज 16 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 4 स्क्वायर, ठीक है। तो कैलकुलेशन खुद कर लेना, यू विल गेट इट एज 60 जूल्स। ऑलराइट, बहुत ही सिंपल है। यूज द वर्क एनर्जी थ्योरम बिकॉज यू डोंट हैव टू एक्चुअली कैलकुलेट द फोर्स एंड देन डू एनी इंटीग्रेशन। देख लो, कभी कभार ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आता है कि जैसे कि अपने को कोई 1D मोशन है, पार्टिकल्स ट्रैवलिंग अलोंग द एक्स एक्सिस, दे विल गिव यू द फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ, ठीक है। So the area under the curve is very important because the area under the curve gives me area is f dx, correct? F dx क्या हो रहा था? Work done। So basically the area gives me the work done। All right। Of course अपने को साइन के साथ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि सपोज इस तरीके से कुछ दिया गया है, ऐसा कुछ दिया है, टोटल वर्क डन पूछा गया है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अगर इसका इस ट्राइंगल का एरिया A1 है, इसका A2 है, तो वर्क डन वुड बी A1 माइनस A2। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे नेगेटिव वर्क होगा, ठीक है। ऑलराइट, एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर। लेट्स डू अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2020 या एक्चुअली 2019 या 2020 में था, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट ईयर, बट एनीवे क्वेश्चन क्या बोला कि पार्टिकल 1D मोशन कर रहा है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, find the kinetic energy acquired at x equal to 3 meters। Start from rest from x equal to 0, ठीक है। एंड फोर्स का ग्राफ दिया हुआ है, फोर्स वर्सेस x का ग्राफ दिया हुआ है, सो इट इज अ कांस्टेंट 2 न्यूटन्स टिल x equal to 2, एंड देन एक कुछ लीनियरली इंक्रीज कर रहा है फोर्स।
ओके, सो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड करने के लिए क्या करेंगे अपन, वर्क एनर्जी थ्योरम. सो वर्क डन शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो अल्टीमेटली मुझे बस वर्क डन निकालना है, विच वुड बी द एरिया अंडर द ग्राफ. सिंपल सा क्वेश्चन. तो ये रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर एक्चुअली 2 into 2. तो वर्क डन वुड बी 4 joules प्लस ये ट्रेपेजियम का एरिया, और यू कैन एक्चुअली जस्ट डू इट दिस वे, पूरा ये रेक्टेंगल प्लस ये ट्रायंगल. सो ये पूरा रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, 2 into 3, तो 6 प्लस ये ट्रायंगल, दिस इज 1, this is also 1, so half into 1 into 1, so 6.5 joules. This will be the work done and this will be the kinetic energy acquired. Initially तो rest पर था. ठीक है, so very simple question. देख लो. Let's talk about the concept of conservative and non-conservative forces. So what is conservative force? तो दो तरीके के forces को दो तरीके के categories में अपन categorize कर सकते हैं. Conservative forces are those जिसका work done is path independent. It only depends on the initial and final position. One obvious example that we just saw is gravity. Gravity का work done only depends on initial and final position. कुछ भी path ले लो, only it depends on the height difference, right? So work done is path independent. Example is gravity. एक और example, common example is spring force, जो हम लोग जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे. उसका work done वगैरह सब अपन बात करेंगे later on. ठीक है. Non-conservative are forces you can imagine जिसका work done is dependent on path. So one example is friction. So friction is a non-conservative force जिसका work done is dependent on the path taken. For example, अगर मेरे पास एक पार्टिकल है, उसको मैं एक ब्लॉक है लेट से, उसको मैं ऐसे लेके जाऊँ एंड देन ऐसे वापस लेकर आऊँ. ठीक है, कुछ लेट से फ्रिक्शन का फोर्स लेट से कुछ 10 न्यूटन है. ऑलराइट, तो लेट से आई ट्रैवल 2 meters दिस वे एंड आई ट्रैवल 1 meter दिस वे, करेक्ट, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, फ्रॉम ए, लेट से दिस इज पॉइंट सी, फ्रॉम ए टू सी में डिस्प्लेसमेंट राइट में है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन का फोर्स लेफ्ट में है. कितना फ्रिक्शन का फोर्स मैंने एग्जांपल दे रहा है, 10 न्यूटन. तो माइनस इंटू 10 into 2, करेक्ट, सो -20 joules. फिर सी से भी फ्रिक्शन का फोर्स 10 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट 1 meter टू द लेफ्ट है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज, अब if the block is traveling to the left, the kinetic friction will be acting to the right. तो once again friction का force and displacement from C to B are in opposite direction. तो फिर से work done by friction will be negative. कितना हो जाएगा, -10 into 1 meter, ये 1 meter है, करेक्ट, तो कितना हो जाएगा, -30 joules, right? So we went from A to B along this path, A to C फिर U-turn. But what if we go from A to B directly? उस केस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 10 meters, फ्रिक्शन -10, so -10 into 10 1 meter. So work done by friction would be -10 into 1, so -10 joules, right? Can you see कि work done by friction, we are taking the block from A to B, but the work done by the friction depends on the path taken. मगर मैंने A से भी डायरेक्टली ले लिया तो -10 आ रहा है, बट A से C से वापस भी लिया तो अलग आ रहा है. सो बेसिकली इन जनरल फ्रिक्शन का वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑन द पाथ टेकन. सो दीज काइंड ऑफ फोर्सेस आर कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव. ऑलराइट, अब इसका क्या इंप्लीकेशन है वो देखते हैं. फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस वी डिफाइन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी नोन एज पोटेंशियल एनर्जी. इसको यू से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, डिफाइंड फॉर ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस. ठीक है, तो किस तरीके से अपन डिफाइन करते हैं कि अगर कोई एक पार्टिकल ए से बी जा रहा है, सो वी डिफाइन द पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ दिस इक्वेशन कि द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय दैट फोर्स, जिसके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहे हैं. ये डेफिनेशन है. क्यों ऐसा डिफाइन किया गया है, लेट्स टेक अ लुक. सो इफ आई से कि मेरे पास एक पार्टिकल है ए से बी जा रहा है, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स. So can I write work done by that conservative force is equal to change in kinetic energy? What is this? This is nothing but my
what is it? Work energy theorem. But work done by that force, can I write it as negative of change in potential energy? That is the definition. So change in potential energy, right hand side पे ले लिया, plus change in kinetic energy is 0. The change in potential energy plus kinetic energy is 0, and this is called my total mechanical energy. So conclusion क्या है? We have arrived at a very important equation which is the conservation of mechanical energy. तो अगर force conservative है, if all forces, or let me write it, if all forces are conservative, or I can also say if work by non-conservative forces, ऐसे लिखता हूँ मैं NCF just to save time, non-conservative forces is 0, that means the total mechanical energy is conserved. Conserved मतलब constant है. Total mechanical energy को मैं TM लिख रहा हूँ just time save करने के लिए. Okay. All right. So what is mechanical energy? It is kinetic energy plus potential energy. And how is potential energy defined? It is defined in this equation. The change in potential energy is negative of work done by that force. ये definition थोड़ा सा weird लगता होगा, मतलब अजीब सा definition है, but let's just see it in the context of gravity. Gravity is a conservative force, वो हमने देखा. तो उसके लिए potential energy हम कैसे define करेंगे इस equation के through? Let's take a look at that. कि suppose मेरे पास point A से point B तक कोई पार्टिकल को लेके जा रहा है, ठीक है. सो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा? हाइट डिफरेंस अगर h है, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? माइनस mgh, ऊपर जा रहा है. सो देयरफॉर द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू ग्रेविटी वुड बी नेगेटिव ऑफ दिस वर्क डन. दैट इज द डेफिनेशन. तो वो कितना हो जाएगा? mgh. ठीक है. सो वी ओनली टॉक अबाउट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो इसका मतलब वी हैव द फ्रीडम टू चूज द पोटेंशियल एनर्जी एट वन पॉइंट. कोई एक पॉइंट पे हम पोटेंशियल एनर्जी चूज कर सकते हैं, और बाकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी गिवन बाय द फिजिक्स इक्वेशन. सो सपोज इफ आई चूज, चॉइस है पोटेंशियल एनर्जी टू बी 0 एट A, देन पोटेंशियल एनर्जी एट B वुड बी mgh by this equation. Change मतलब final minus initial. So B पे potential energy would be mgh. However, if I choose potential energy at B to be 0, वो भी मैं choose कर सकता हूँ, मेरा choice है. Then potential energy at A would be minus mgh. Correct? Because this equation just tells me कि potential energy at B minus A should be mgh. अब A को 0 choose किया तो B का value mgh हो जाएगा, B को 0 choose किया तो A का value minus mgh हो जाएगा. It won't change the physics. We will see examples. ठीक है. So conclusion is how to write the potential energy due to gravity. एक कोई horizontal level पे कहीं भी तुम पोटेंशियल एनर्जी 0 चूज कर लो. ग्राउंड पे जनरली चूज कर सकते हैं, जनरली करते हैं, बट कहीं भी चूज कर लो, फर्क नहीं पड़ता. तो सपोज मैंने कहीं इस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी को मैंने ग्रेविटी के कारण क्या चूज कर लिया? 0. उसको कभी कभार रेफरेंस लाइन भी बोलते हैं. हाइट h ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? पॉजिटिव mgh. ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव mgh होगा, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, वो कंफ्यूज मत होना. सो इसके हाइट h ऊपर पोटेंशियल एनर्जी विल बी mgh. इसका हाइट h नीचे potential energy would be minus mgh. This is the level where potential energy is chosen to be 0. ठीक है. All right. इसका applications देखते हैं तो और थोड़ा comfortable हो जाएंगे इस पूरे concept से. देख लो. Let's look at the JEE 2021 question again. हमने already ये question देखा था पहले, and we did this question. क्या था कि particle को release कर दिया A से, what will be the speed when it reaches this point B. ठीक है. We did it very easily using work energy theorem. And अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है तो you should use that method. But I'm just going to use this example to show how to apply energy conservation and how to use the concept of potential energy just as a practice. ठीक है. So what I can do is यहाँ पे जो forces है, कोई एक ही force work कर रहा है, कौन सा है वो? Gravity, and that is conservative. So therefore I can conserve mechanical energy. So initially सबसे पहले तो we will choose reference line. Choose potential energy to be 0 कहीं भी choose कर सकते हो. So let me choose it at the ground level. ठीक है, मेरा चॉइस है, जनरली वो चूज करते हैं. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट इनिशियल टोटल एनर्जी, आई विल राइट फाइनल टोटल एनर्जी, एंड देन आई विल इक्वेट देम. सो इनिशियली एट ए पोटेंशियल एनर्जी कितना है? अगर ग्राउंड पे 0 चूज किया तो पॉइंट ए तो हाइट 10 मीटर्स पर है, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा?
m इंटू जी इंटू 10 मीटर, राइट। एंड काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0, रेस्ट से रिलीज किया। तो इनिशियली टोटल एनर्जी एट ए इज दिस एम जी इंटू 10, जी की वैल्यू 10 है, सो m इंटू 100, ठीक है। फाइनली एट बी पोटेंशियल एनर्जी कितना है, ग्राउंड से कितने ऊपर है, 5 मीटर्स, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, एम जी इंटू 5, 50 m, एंड काइनेटिक एनर्जी इज समथिंग अननोन, लेट्स कॉल इट हाफ एम वी स्क्वायर। ऑलराइट, सो नाउ टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी वुड बी इनका सम 50 m प्लस एम वी स्क्वायर बाय 2। अब दिस शुड बी इक्वल टू दिस, equal to this, so I'll have 100 m should be equal to 50 m plus m v square by 2, so मेरे पास आ जाएगा v square is 100 and v is 10 मीटर पर सेकंड, जो हम लोग को पहले भी आया था। ऑलराइट, सो यू माइट वंडर कि ये करने की क्या जरूरत है, वर्क एनर्जी थ्योरम इज वेरी वेरी क्विक, दैट इज द वे यू शुड डू इट इन द एग्जाम एज वेल, बट energy conservation will be useful when we get to more complicated problems involving more complicated forces rather, like spring force जो आगे अपन देखेंगे, ठीक है। But I just wanted to show you how to do this using energy conservation, एक application देना था। इसमें मुझे एक और चीज बताना है कि suppose if you choose potential energy at A to be 0, मैंने बोला ना कहीं भी चूज कर सकते हो, let's say A पे चूज कर लेते हैं, तो initially the total mechanical energy at A, पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो गया, काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, रेस्ट से रिलीज किया तो पूरा एनर्जी 0 हो गया। एट बी, अब पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितना हो जाएगा, तुमने यहां पे 0 चूज किया है, तो दिस इज 5 मीटर्स बिलो द रेफरेंस लाइन, तो माइनस एम जी एच होता है पोटेंशियल एनर्जी, माइनस एम इंटू जी इंटू 5 मीटर्स, ठीक है, तो ये माइनस 50 एम हो जाएगा। एंड काइनेटिक एनर्जी सम हाफ एम वी स्क्वायर। अब फिर से कंजर्व करो, इनिशियल एनर्जी 0 एंड फाइनल इनका सम half mv square minus 50 m, you will get the same answer. So what I want to show you is that the choice of the reference line where you select potential energy to be 0 does not matter, ठीक है। Okay, so this is a problem where using energy conservation is not required because work energy theorem is the fastest way to do it, but मुझे बस बताना था कि किस तरीके से energy conservation को अपन अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से potential energy लिखा जाता है फॉर ग्रेविटी। बट और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स जहां पे स्प्रिंग वगैरह आएंगे वहां पे एनर्जी कंजर्वेशन विल बी बेटर। देखते हैं, लेट्स टॉक अबाउट स्प्रिंग फोर्स। सो स्प्रिंग फोर्स, सपोज मेरे पास एक स्प्रिंग है, एक ब्लॉक है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, नेचुरल लेंथ है सपोज ये, उसको मैं nl से बोल रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ नेचुरल लेंथ को। तो अगर मैं x डिस्टेंस पुल करूंगा तो कितना फोर्स लगेगा, kx फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स, राइट। सो लेट्स राइट द वर्क डन बाय द स्प्रिंग। सो वर्क डन बाय द स्प्रिंग व्हेन आई पुल इट फ्रॉम नेचुरल लेंथ वुड बी, फोर्स लेफ्ट में है, डिस्प्लेसमेंट राइट में है, नाउ दिस इज अ वेरिएबल फोर्स, x पे डिपेंड करता है, सो आई हैव टू डू kx dx, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो देयरफॉर cos 180 विल बी -1 एंड देन यू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू x, एक्सटेंशन इज गोइंग फ्रॉम नेचुरल लेंथ मतलब 0 टू x, तो ये बन जाएगा minus half kx squared, right? So इसमें we can directly define potential energy of spring. The change in potential energy is negative of work done by the spring, correct? So change in potential energy is negative of work done by the spring. So we make a choice which is a standard choice कि potential energy is 0 at the natural length. So potential energy at x when the spring is extended at x minus potential energy at natural length is 0 is negative of the work done. So potential energy of spring कितना हो गया, half kx squared. Even if you compress the spring, you will get the same answer because compression में भी displacement ऐसे होगा, spring force right में होगा, तो फिर से यही चीज मिलेगा, ठीक है। So what we are going to ultimately remember is that the potential energy stored in a spring is half kx square when it is extended or compressed by x, ठीक है। Remember extension and compression are measured from the natural length, तो ये हम चीज याद रखेंगे, देख लो। Let's do two standard type of questions. मेरे पास एक स्प्रिंग है कनेक्टेड टू अ ब्लॉक, इसको कुछ वेलोसिटी v0 दे दिया, नेचुरल लेंथ पर है स्प्रिंग इनिशियली, तो फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन, ठीक है। तो क्या करेंगे, वी कैन कंजर्व एनर्जी, तो नेचुरल लेंथ पे एंड देन वो स्प्रिंग एक्सटेंड होता है,
तो नेचुरल लेंथ से लेट्स से एक्सटेंशन इज सम x, मैक्सिमम एक्सटेंशन पे वेलोसिटी कितना होगा 0, अगर 0 नहीं होगा तो और आगे जाएगा तो और एक्सटेंड होगा, राइट। सो मैक्सिमम एक्सटेंशन पे वो ब्लॉक रेस्ट पर आएगा मोमेंटरीली, उस इंस्टेंट पे रेस्ट पे आके वापस जाएगा, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू कंजर्व फ्रॉम एनर्जी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। सो इनिशियल एनर्जी इज हाफ mv0 स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, एंड नेचुरल लेंथ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है स्प्रिंग का 0। फाइनली काइनेटिक एनर्जी 0 है और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, तो तुमको x का वैल्यू आ जाएगा mv0 स्क्वायर बाय k। दिस इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आई एम शोइंग हाउ टू कंजर्व एनर्जी, ऑलराइट। अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन कम is you release the block from a extension x naught. Find the maximum speed. So maximum speed कब होगा attained by the block? ये नेचुरल लेंथ है, x naught से एक्सटेंड करके छोड़ दिया, तो स्प्रिंग विल पुल द ब्लॉक टू द लेफ्ट, तो ब्लॉक का स्पीड बढ़ते जाएगा, एक्सेलरेटर। जब वो नेचुरल लेंथ पहुंचेगा उसके बाद स्प्रिंग विल स्टार्ट गेटिंग कंप्रेस्ड। सो वंस द ब्लॉक क्रॉसेस द नेचुरल लेंथ एंड गोज टू द लेफ्ट, द स्प्रिंग फोर्स विल एक्ट टू द राइट, तो मतलब ब्लॉक विल स्टार्ट डिसेलरेटिंग। तो मैक्सिमम स्पीड कहां पे अटेन हुआ नेचुरल लेंथ पर। सो वी विल कंजर्व एनर्जी फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू द नेचुरल लेंथ। सो इनिशियल एनर्जी कितना है, ओनली पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी 0 है, रेस्ट से रिलीज किया, एंड फाइनली नेचुरल लेंथ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 और कुछ वेलोसिटी v नॉट है, तो यहां से तुमको v नॉट का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यू विल बी एबल टू गेट यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, ओके। देखो लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2022। तो एक ब्लॉक है मेरे पास that is traveling at 12 meter per second when the spring is at natural length, and then it compresses the spring by 30 centimeters, मतलब 0.3 meters से compress करता है, and तब उसका speed is half the initial speed which is 6 meter per second। तो spring constant कितना है, क्या करेंगे अपन, एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे। इनिशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ इंटू मास इज 0.5 kg इंटू हाफ mv स्क्वायर, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नेचुरल लेंथ पर 0। देन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ इंटू 0.5 इंटू 6 स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी अभी कितने से कंप्रेस हुआ है 0.3 मीटर्स, सो हाफ इंटू k इंटू 0.3 स्क्वायर, ऑलराइट। तो अब बस k के लिए सॉल्व करना है, तो हाफ कैंसिल हो गया मेरा, दिस इज 144/2, दैट विल बी 72 माइनस 36/2 इज 18, शुड बी इक्वल टू 0.09 k, ठीक है। तो देखो कितना आ जाएगा, दिस विल बी 54 डिवाइडेड बाय 9 into 100, राइट। तो k का वैल्यू हो जाएगा 600, सब ऐसा यूनिट्स में क्या है तो न्यूटन पर मीटर, ओके। देख लो, लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2023। एक ब्लॉक है कनेक्टेड टू अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, नेचुरल लेंथ पे x = 0 है, x = 10 सेंटीमीटर्स मैंने एक्सटेंड करके रिलीज कर दिया। When the extension is 5 centimeters, पूछा गया है, बोला गया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इज 0.25 joules, व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, ये पूछा गया है, ठीक है। सो आई विल कंजर्व एनर्जी फ्रॉम हियर टू हियर। तो यहाँ पर एनर्जी कितना है, ओनली स्प्रिंग एनर्जी है हाफ के इंटू 0.1 स्क्वायर, सब ऐसा यूनिट्स में करना, सो हाफ के x स्क्वायर्ड, x इज 0.1, शुड बी इक्वल टू, यहाँ पर काइनेटिक भी है और स्प्रिंग एनर्जी भी है, नेचुरल लेंथ से कितना एक्सटेंडेड है 5 सेंटीमीटर, सो हाफ के इंटू 5/100 का स्क्वायर मीटर्स में, प्लस काइनेटिक एनर्जी विच इज 0.25 joules। बस अभी इससे अपने को k का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो लेट्स डू दिस, इसको 0.25 joules को मैं 1/4 लिखता हूँ, तो ये बन जाएगा, ये 2 एंड ये 2 बचेगा, तो ये बन जाएगा k इंटू दिस विल बिकम, लेट मी जस्ट राइट इट 0.1 स्क्वायर माइनस, तो ऐसे करता हूँ यार, k इंटू 1/100 माइनस 1 माइनस कॉमन ले रहा हूँ, दिस विल बिकम 25/100 इंटू 100। मैं क्या करने वाला हूँ, जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस शुड बी इक्वल टू हाफ, ठीक है। सो जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस 1/100 कॉमन ले लेता हूँ, सो k/100, तो ये बचेगा 1 माइनस 25/100 विच इज 1/4,
ठीक है। सो के का वैल्यू आ जाएगा, ये 50 हो गया, 50 इंटू 3/4, सो 50 इंटू 4/3, तो 200/3 न्यूटन पर मीटर। ओके, कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेशन ही मेन पार्ट था, बाकी एनर्जी कंजर्वेशन सिंपल। देख लो, लेट्स लुक एट अ नाइस क्वेश्चन इन JEE 2022 जहां पे हम कंबाइन करने वाले हैं ग्रेविटी एज वेल एज स्प्रिंग। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छी तरह से देखते हैं। सो अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर्स अबव अ स्प्रिंग, मासलेस स्प्रिंग है, ठीक है। तो ड्रॉप करता है और बोला गया है कि द स्प्रिंग गेट्स कंप्रेस्ड बाय 5 सेंटीमीटर्स, मतलब दिस इज नेचुरल लेंथ, तो नेचुरल लेंथ के नीचे वो 5 सेंटीमीटर्स चला जाता है, ठीक है। सो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, ऑलराइट। सो वी गोना कंजर्व एनर्जी फ्रॉम हियर टू दिस। नाउ यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि वी रियलाइज दैट देयर आर टू पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग एज वेल एज ग्रेविटी, एंड फॉर ग्रेविटी वी नीड टू चूज अ रेफरेंस लाइन, ठीक है। तो कहीं भी तुम चूज कर लो रेफरेंस लाइन, लेट मी जस्ट चूज इट हियर फॉर ग्रेविटी, उसको मैं UG लिख रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटी इज 0 एट द नेचुरल लेंथ। ये मेरा चॉइस है, तो मैं इनिशियली भी सेलेक्ट कर सकते हो या फाइनली सेलेक्ट कर सकते हो, डजंट मैटर, ठीक है। ओके, सो लेट्स राइट इनिशियल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, इसका मास में m बोलता हूँ, बाद में सब्सटीट्यूट करता हूँ, mgh पोटेंशियल ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है तो स्प्रिंग एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी 0, रेस्ट से रिलीज कर दिया। फाइनली फाइनल सिचुएशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी अगेन 0, बिकॉज मैक्सिमम कंप्रेशन पे वापस उस इंस्टेंट पे रेस्ट पर आएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 है मैक्सिमम कंप्रेशन पर, बचेगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटी। अब नेचुरल लेंथ इज द वेयर वी सिलेक्टेड, चॉइस वाज माइन वाज कि पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी का 0, उसके नीचे 5 सेंटीमीटर है, h/2 है, तो -mgh/2 प्लस स्प्रिंग एनर्जी वुड बी हाफ k इंटू कितना कंप्रेस हुआ है, h/2, हाफ k x² x मतलब अभी h/2। तो यहाँ से तुमको k का वैल्यू निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा देखो, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेता हूँ, तो 3mgh/2 ये बन जाएगा हाफ k h²/4, तो एक h कट गया, ये 2 कट गया, k का वैल्यू क्या आ गया 12 mg/h। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ। ओके, सो हो गया 12 इंटू m इज 0.1 किलोग्राम, सो 0.1 इंटू g का वैल्यू 10 डिवाइड बाय h का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर, ठीक है। तो ये बन जाएगा 120 न्यूटन पर मीटर। ओके, देख लो ना, कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन आता है जहां पे फोर्स इज अ वेरिएबल इन 2 डायमेंशंस, 2 या 3 डायमेंशन, जनरली 2 डायमेंशन में आता है, एंड दे आस्क यू टू कैलकुलेट द वर्क डन, राइट। सो अपने को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा भी, बट 2 डायमेंशन में। सो सपोज मेरे पास फोर्स है Fx(i) प्लस Fy(j), ठीक है। तो आई वांट टू कैलकुलेट इट्स वर्क डन। तो इन जनरल इफ आई लुक एट माय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कोई भी इनफाइनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को एक स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट कर सकता हूं। तो यहां पर जो कंपोनेंट्स है वो dx है और ये dy है, द चेंज इन x कोऑर्डिनेट एंड द चेंज इन y कोऑर्डिनेट, राइट। सो आई कैन राइट ds वेक्टर as dxi plus dyj. So my work done would be integral f dot ds. तो डॉट प्रोडक्ट करूंगा, fx इंटू डी एक्स, आई कैप वाले कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस fy इंटू dy. So this is how you will calculate the work done by a variable force in 2 dimensions. और 3 dimension में होगा तो बस एक fz dz आ जाएगा। एग्जाम्पल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो you will actually understand how to apply this. Okay? Let's do a question that came in JEE 2020. मेरे पास एक पार्टिकल है जिसको अपन मूव कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 1,0, पॉइंट बी का 0,1, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फोर्स। तो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट में डिपेंड करता है फोर्स, सो इट्स अ वेरिएबल फोर्स एंड सब SI यूनिट्स में है। सो फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, व्हाट डिड वी सी दैट द वर्क डन इज fx dx प्लस fy dy। तो fx x कोऑर्डिनेट x कंपोनेंट ऑफ फोर्स कितना है -x, तो मेरे पास ये -x dx आ जाएगा, प्लस y कंपोनेंट ऑफ फोर्स कितना y, तो ये बन जाएगा y dy। अब x का जो लिमिट्स है वो कैसे जा रहे हैं 1 से 0, राइट, एंड y का लिमिट्स कैसे जा रहा है 0 से 1। बस अभी अपने को इंटीग्रेट करना है, तो ये बन जाएगा -x²/2 फ्रॉम 1 to 0 प्लस y² by 2 फ्रॉम 0 to 1। तो देखो क्या बन जाएगा
दिस विल बिकम 0 -1, तो ये हाफ प्लस 1/2, तो ये बन जाएगा 1 जूल। ठीक है सब SI यूनिट्स में। ऑलराइट, सिंपल है, जस्ट यू शुड नो हाउ टू, बेसिकली यू शुड नो दिस एक्सप्रेशन। देख लो, लेट्स डू क्वेश्चन फ्रॉम JEE 2022। सो फोर्स वेक्टर ये दिया हुआ है, न्यूटन्स में है, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम 1,2 to 2,3, सब SI यूनिट्स में है, फाइंड द वर्क डन। ओके, सो अगेन वर्क डन का फॉर्मूला इज इंटीग्रल fx dx प्लस इंटीग्रल fy dy। सो fx मतलब 4x dx प्लस इंटीग्रल fy which is 3y² dy, and limits x coordinate is going from 1 to 2, y coordinate is going from 2 to 3। बस अब तो कैलकुलेशन है, तो कितना हो जाएगा 4x² 2 1 से 2 प्लस 3y² y³ 3 हो जाएगा फ्रॉम 2 to 3। तो ये कितना आ जाएगा 4 - 1 2² - 1 प्लस 3 कट गया, y³ लिमिट्स लगाओ, तो 3³ इज 27 माइनस 2³ इज 8। ठीक है, तो ये बन जाएगा 6 + 27 33 माइनस 8 इज 25 जूल्स। ऑलराइट, बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। देख लो, ऑफन क्वेश्चंस में ऐसा आता है कि पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स दिया जाता है। तो सपोज पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। सो हाउ टू कैलकुलेट द फोर्स, इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। सो अगर मैं 1D देखूँ, 1 डायमेंशन, तो मुझे पता है द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। तो इनफाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट के लिए 1 डायमेंशन में आई कैन से du, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। वर्क डन कितना हो जाएगा 1 डायमेंशन में fx dx, राइट। सो मेरा fx का वैल्यू क्या हो गया माइनस du/dx। ठीक है, यहाँ पर वी आर ट्रेवलिंग अलोंग द x पैरेलल टू द x एक्सिस, द डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द x एक्सिस। तो y एंड z का कोई चेंज नहीं हो रहा है, y and z coordinates change नहीं हो रहे when we are traveling parallel to the x axis. So basically here we have to say कि yz is a constant. Alright, so when you differentiate u with respect to x, you have to treat yz as a constant. उसी तरीके से यहाँ से we arrived here. तो यहाँ पर we use a notation which is called partial derivative. So fx is minus del u by del x. इसको del बोलते हैं, del u by del x मतलब you differentiate u with respect to x, but you treat y and z as constant। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे। Similarly, fy would be minus del u by del y, मतलब you differentiate u with respect to y, normal derivative ही करना है, but now you will treat x and z as constants। And similarly, fz, z component of the force would be minus del u by del z। यहाँ पर क्या कांस्टेंट ट्रीट करेंगे x and y। ऑलराइट, तो ये जो डिफरेंशिएशन है वो नॉर्मल डिफरेंशिएशन ही है, बट जस्ट अपने को क्या कांस्टेंट ट्रीट करना है, x और y कांस्टेंट ट्रीट करना है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। इट्स जस्ट अ नोटेशन। ये जो डेल सिंबल है इसको डेल u by del z बोलते हैं, इट्स जस्ट अ नोटेशन। ओके, एक एग्जांपल देखते तो क्लियर हो जाएगा। Let's look at a question that came in JEE 2024. तो potential energy is a function of x, y, z दिया हुआ है, 2x² plus 3y³ plus 2z। ठीक है, find the magnitude of x component of force at 1, 2, 3। तो ये पूछा गया था क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो फोर्स का x कंपोनेंट क्या हो जाएगा माइनस del u by del x, मतलब क्या यू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x while treating y and z as constant। तो जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा ये कांस्टेंट टर्म ट्रीट करना है, ये कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो डेरिवेटिव 0 बचेगा, बस इसका डेरिवेटिव, तो ये बन जाएगा 4x। अब कहां पर पूछा गया है एट 1, मतलब x कोऑर्डिनेट क्या 1, सो एट x = 1, अच्छा नेगेटिव साइन आएगा, एट x = 1 मेरा जो फोर्स का x कंपोनेंट वुड बी -4, सब ऐसा यूनिट्स में, तो -4 न्यूटन। तो उसका मैग्नीट्यूड पूछा गया था क्वेश्चन में वुड बी 4 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, बट यू हैव टू लर्न हाउ टू डिफरेंशिएट। अगर मुझे fy और fz भी सपोज निकालना है, पूछा नहीं गया था बट सपोज आई वांट टू कैलकुलेट, तो कितना हो जाएगा माइनस del u by del y। del u by del y मतलब कितना, यू ट्रीट x and z as constant, तो उसका डेरिवेटिव चला गया 0, बचेगा ये बस, सो दैट विल बी माइनस 9y²। ठीक है, एंड fz वुड बी
माइनस डेल यू बाई डेल जेड, तो जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स एंड वाई कांस्टेंट, उनका डेरिवेटिव 0 बचेगा, 2z उसका डेरिवेटिव 2। ऑलराइट, सो ये मेरा y और z कंपोनेंट अगर पूछा गया तो निकाल सकते हो, देख लो। लेट्स लुक एट अ नाइस क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2022। तो यहाँ पे मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है बिटवीन टू एटम्स एंड r जो है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स। तो पूछा गया है इक्विलिब्रियम में व्हाट इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स, ठीक है। तो जो फोर्स होगा, सो इट्स लाइक ये डिस्टेंस r है दोनों एटम्स के बीच का, तो इट्स लाइक अ वन डायमेंशनल सिचुएशन। तो मेरा जो फोर्स होगा ओनली अलोंग दिस, यू कैन मन में यू कैन ट्रीट इट एज द एक्स एक्सिस। तो एक्स कंपोनेंट फोर्स कितना हो जाएगा, माइनस डेल यू बाई डेल आर। अब यहाँ पे डेल या डी लिखो फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज और कोई वेरिएबल है ही नहीं, सिर्फ आर ही है, ठीक है। तो फोर्स कितना हो जाएगा, माइनस डी यू बाई डी आर। और इक्विलिब्रियम मतलब अपन उसको क्या सेट करेंगे, जीरो। तो डी यू बाई डी आर मुझे कैलकुलेट करके जीरो सेट करना, दैट्स इट। तो मतलब कैलकुलेशन सिंपल है, बट कॉन्सेप्ट बस पता होना चाहिए, डरना नहीं है ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखकर, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कर लेते, ये कितना हो जाएगा, माइनस 10a डिवाइड बाई आर रेज टू 11 प्लस 5b डिवाइड बाई आर रेज टू 6, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा आर रेज टू 5 इज इक्वल टू 2a बाई b, सो आर इज इक्वल टू 2a बाई b रेज टू 1 बाई 5। ऑलराइट, तो इस तरीके से अपने को इक्विलिब्रियम डिस्टेंस निकल जाएगा, देख लो। लेट्स टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम। तो स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब सबसे पहले इक्विलिब्रियम मतलब है फोर्स इज जीरो। मैं 1D की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फोर्स जीरो है, फोर्स जीरो है मतलब अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन है तो डी यू बाई डी एक्स इज जीरो, बिकॉज फोर्स इज नेगेटिव ऑफ डी यू बाई डी एक्स, राइट। सो इसका मतलब अगर मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का कोई ग्राफ है तो डी यू बाई डी एक्स इज जीरो, इसका मतलब क्या कि या तो मिनिमा हो सकता है या तो मैक्सिमा हो सकता है या कोई इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो सकता है, राइट। मतलब बेसिकली स्लोप जीरो होना चाहिए ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स ग्राफ, ऑलराइट। तो दोस विल रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम पोजीशंस। नाउ फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, और स्टेबल इक्विलिब्रियम सपोज मेरे पास यहाँ पर मेरे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन है, सपोज तुमने dx से डिस्प्लेस किया। स्टेबल का मतलब कि द फोर्स विल ट्राई टू ब्रिंग बैक द पार्टिकल टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब द फोर्स, यहाँ पे फोर्स जीरो है इक्विलिब्रियम पोजीशन, तुमने dx से डिस्प्लेस किया तो फोर्स अभी df बन गया। फॉर स्टेबल द df मस्ट बी ऑपोजिट टू dx, मतलब दे शुड हैव ऑपोजिट साइंस, तो ही वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल मतलब क्या, तुमने राइट में पुश किया, फोर्स लेफ्ट में लग गया, तो इट विल ट्राई टू ब्रिंग इट बैक, ब्रिंग द पार्टिकल बैक, राइट। सो बेसिकली द कंडीशन इज df by dx शुड बी नेगेटिव, बिकॉज दोनों ऑपोजिट साइंस होने चाहिए, राइट। सो उनका डिवाइड कर दिया तो नेगेटिव आना चाहिए, ओके। सिमिलरली अनस्टेबल मतलब, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब df by dx इज पॉजिटिव। तुमने राइट में पुश किया, फोर्स भी राइट में लग गया और वो निकल गया, पार्टिकल वापस कभी नहीं आता, तो दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ऑलराइट। एंड न्यूट्रल इज अगेन इट इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब तुमने यहाँ पे फोर्स जीरो है, डिस्प्लेस किया, फिर से फोर्स जीरो है यहाँ पर, मतलब अभी भी इक्विलिब्रियम में ही है, मतलब चेंज इन फोर्स कितना हो गया, जीरो। सो df by dx इज जीरो। तो ये बेसिक चीजें जो अपने को याद रखना है, ठीक है। दिस विल ऑल्सो इम्प्लाई कि d2u by dx स्क्वायर इज पॉजिटिव, व्हाई, बिकॉज फोर्स इज माइनस du by dx, राइट। फोर्स इज माइनस du by dx, तो df by dx नेगेटिव, df by dx इज माइनस d2u by dx स्क्वायर, so d2u by dx square is positive। मतलब ग्राफ में क्या फिजिकली व्हाट विल दिस रिप्रेजेंट, d2u by dx square will represent positive, मतलब मिनिमम। ऑल ऑफ दिस इज एट द पोजीशन वेयर du by dx is zero, इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात कर रहे हैं। दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल रिप्रेजेंट मैक्सिमा। तो अपन ग्राफ से पता होना चाहिए कि ये मैक्सिमा होगा कि मतलब मिनिमम, मतलब मिनिमम मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ का, एंड मैक्सिमा मतलब अनस्टेबल, ऑलराइट। देखो, लेट्स टॉक अबाउट पावर। सो पावर P से रिप्रेजेंट करता हूँ, इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स। अब वर्क dw को मैं F डॉट ds लिख सकता हूँ, डिवाइडिंग बाय dt, ds बाय dt क्या बन गया, वेलोसिटी। ये किस पॉइंट का वेलोसिटी है, of the point of application of force, because displacement ds was also
ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, कहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो उसी पॉइंट का वेलोसिटी. सो एफ डॉट वी गिव्स मी द पावर, और समटाइम्स इट्स आल्सो कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस पावर. एवरेज पावर इज डिफाइंड एज द टोटल वर्क डन बाय टाइम, टोटल टाइम टेकन. ठीक है, बट जनरली अगर पावर बोला गया मतलब इट इज ऑलवेज रेफरिंग टू इंस्टेंटेनियस पावर विच इज एफ डॉट वी. ओके, तो यहाँ पर काफी बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि सम पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन, या सम पावर इज गिवन एंड दे आस्क यू टू कैलकुलेट द वर्क डन. तो वर्क डन कितना हो जाएगा? सी पावर इज डी डब्ल्यू बाई डी टी, तो डी डब्ल्यू इज पी डी टी, तो टोटल वर्क डन वुड बी इंटीग्रल पी डी टी. ठीक है, सो इंटीग्रल पी डी टी द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स, एंड देन दे कैन आस्क यू फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह यूज करना पड़ेगा. अपन क्वेश्चंस देखेंगे. ऑलराइट, दिस आल्सो टेल्स मी कि अगर मेरे पास पावर वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा तो द एरिया वुड बी द वर्क डन. ऑफ कोर्स यू हैव टू रिमेंबर कि ग्राफ नीचे होगा तो फिर नेगेटिव ऑफ एरिया विल बी द इंटीग्रल. ठीक है, साइन के साथ लेना पड़ेगा. ओके, क्वेश्चंस देखते हैं. एक कॉमन टाइप का प्रॉब्लम आता है पावर में कि ये कांस्टेंट पावर इज डिलीवर्ड टू अ बॉक्स. यहाँ पे कोई भी पार्टिकल या बॉक्स, यहाँ पे बॉक्स है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी बार आता है. तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन. सबसे पहले तो ये जो चीज है कांस्टेंट पावर इज डिलीवर्ड टू अ बॉक्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, थोड़ा सा इट इज नॉट फिजिकली पॉसिबल बिकॉज रिमेंबर पावर इज फोर्स टाइम्स वेलोसिटी, राइट? सो फॉर अ कांस्टेंट पावर एंड जीरो वेलोसिटी इनिशियली रेस्ट पर, यू विल नीड टू सप्लाई इनफाइनाइट फोर्स. ठीक है, सो मतलब वो फिजिकली पॉसिबल नहीं है, बट ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज वो रिपीटेडली आता है. सो आई हैव कांस्टेंट फोर्स बीइंग डिलीवर्ड. सो पावर, मैंने क्या बोला, वर्क डन इज पावर इंटीग्रल पी डी टी. पी तो कांस्टेंट है तो पी इंटू टी बन जाएगा. द वर्क डन फ्रॉम जीरो टू टी शुड बी इक्वल टू वर्क एनर्जी थ्योरम, सो शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली रेस्ट पर है. ठीक है, तो मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगा v स्क्वायर्ड वुड बी 2pt बाय m, तो v वुड बी रूट ऑफ 2pt बाय m. सो मतलब डिस्प्लेसमेंट वुड बी इंटीग्रल v dt. करेक्ट, तो अब इसको अपने को इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो रूट 2p बाय m तो कांस्टेंट है, t रेज टू हाफ का इंटीग्रल वुड बी t रेज टू 3/2 डिवाइड बाय 3/2. ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया. इट इज प्रोपोर्शनल टू t रेज टू 3/2 द डिस्प्लेसमेंट. ऑलराइट, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं. ओके, देख लो. Let's look at a very similar question that came in JEE 2020. Constant power is delivered to a particle starting from rest. They asked us to plot the displacement versus time. तो ये कैलकुलेशन तो अपने ऑलरेडी कर लिया है. We know displacement is proportional to t raised to 3/2. तो कैसा दिखेगा ग्राफ? t को 0 पे वेलोसिटी 0 है, ठीक है, और वेलोसिटी बढ़ते ही जाएगा. करेक्ट, कांस्टेंट पावर मतलब फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेट करते ही जाएगा. तो इस तरीके से ग्राफ दिखेगा. ऑलराइट, देखिए. Let's look at a question from JEE 2023. A constant power P is delivered to a body of mass 2 kg starting from rest. The displacement in 4 seconds is this much. Find alpha. तो ये अगेन कैलकुलेशन तो आपने ऑलरेडी कर लिया. कांस्टेंट पावर का डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम टी ये निकल गया है. बस अभी जरा कंपेयर कर लेते हैं. So डिस्प्लेसमेंट तुमको ये करना पड़ेगा when you do this question, ठीक है, but we've already done it here. So displacement will be 2/3 of रूट 2p बाय m. तो मास का वैल्यू कितना है? 2 kg है, ठीक है, एंड t रेस टू 3/2, तो t का वैल्यू कितना है? 4. सो 4 रेस टू 3/2, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 रेस टू 3 8, तो ये बन गया 8. तो ये बन जाएगा 16/3 रूट ऑफ p. अब अपने को कंपेयर करना है इस चीज को. तो यहाँ पे p है, अल्फा स्क्वायर है 16, तो अल्फा का वैल्यू 4. ये चीज पूछा गया था, बट बार बार इस तरीके से क्वेश्चन आता है कांस्टेंट पावर वाले पे. यू शुड बी एबल टू डू दिस कैलकुलेशन इन द एग्जाम. ओके, देख लो. लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2023. एक ब्लॉक है इंक्लाइंड प्लेन पे, उसको पुल किया जा रहा है एट एन एक्सेलरेशन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 5 kg ब्लॉक है. ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय दिस फोर्स एट t = 10 सेकंड्स. तो मुझे दो चीजें चाहिए पावर के लिए, फोर्स एंड वेलोसिटी, राइट? सो वेलोसिटी तो निकल जाएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो u + at यूज कर सकता हूँ. काइनेमेटिक्स u तो 0 है, इनिशियली रेस्ट पर है, तो एक्सेलरेशन वैल्यू 1, t is 10, तो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड निकल जाएगा. अब फोर्स भी चाहिए मुझे, तो फोर्स के लिए FBD बनाता हूँ.
ये मेरा इंक्लाइन प्लेन है, फोर्स ऐसे लग रहा है, ग्रेविटी का कितना कंपोनेंट आएगा, mg sin थीटा आता है तो mg/2 आ जाएगा, राइट। तो आई कैन राइट f minus mg/2 along the incline should be ma, मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। सो f का वैल्यू हो जाएगा, अच्छा मास कितना दिया हुआ 5, तो mg is 50/2 25 प्लस 5 into 1 तो 30 न्यूटन। तो 30 न्यूटन का फोर्स है एंड वेलोसिटी 10 है, एंड दोनों के बीच का एंगल f और वेलोसिटी के बीच का एंगल 0 है, बोथ आर अलोंग द इंक्लाइन। सो द पावर व्हिच इज f डॉट v वुड बी fv cos 0, तो f का वैल्यू 30 into 10, 300 वॉट्स। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट्स, ठीक है। ऑलराइट, देख लो, दैट्स इट फॉर टुडे। पूरा वर्क पर एनर्जी हमने कवर कर लिया है, थियोरी एज वेल एज PYQs। सो अब इस लेक्चर के बाद ऑल यू हैव टू डू इज सॉल्व लास्ट 4-5 ईयर्स के PYQs कर लेना एंड यू शुड बी गुड टू गो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम हम सर्कुलर मोशन करेंगे, पूरा काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, डायनामिक्स एंड वर्टिकल सर्कुलर मोशन, यहाँ पे वर्क पर एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन माय लेक्चर एंड आई विल सी यू एट द टॉप।